नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 26 फरवरी 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज महाशिवरात्रि भी है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका घर खुशियों से भर जाए, भगवान शिव की कृपा हो आप सभी पर। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। बैकग्राउंड में आपको भजन कीर्तन के नॉइज़ आएंगे तो उसके लिए सॉरी पहले ही। शिवरात्रि है, कोई भी फेस्टिवल होता है भारत में तो आपको पता ही है किस प्रकार का माहौल होता है आस पड़ोस में, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा उसको। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बंधुओं? आज हम लोग भारत सरकार और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में, भारत सरकार और केंद्र सरकार जिसको कहते हैं, और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में सर्व शिक्षा अभियान और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा नक्शा कार्यक्रम है, ये नक्शा कार्यक्रम इसको कहा गया है, ये कृषि और ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, इसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। और भी 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है, देखिए हेडलाइन अगर आज का देखेंगे तो ये हेडलाइन अभी तो आपका नहीं है इम्पॉर्टेंट, लेकिन आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट होगा। यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, इसको लेकर वार्तालाप शुरू हो गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दरअसल में भारत यूरोप को अधिक सामान बेचता है और यूरोप से सामान कम खरीदता है, तो आने वाले समय भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। यूरोप में कपड़ों की सप्लाई भारत से होती है, मसालों की होती है, स्टील की होती है, गाड़ियों की होती है, जेम्स एंड ज्वेलरी की होती है, ये सब सप्लाई भारत से खूब सारा होता है, तो उसको लेकर भी हम लोग बातचीत आने वाले समय में करेंगे, एफटीए को समझेंगे। फिलहाल आज का जो पहला टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्यों टेंशन बन रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और सर्व शिक्षा अभियान क्या है जिसके कारण से टेंशन क्रिएट हो गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट और भारत सरकार के बीच में। तमिलनाडु गवर्नमेंट की फंडिंग रोक दी है भारत सरकार ने। तीन भाषा का विवाद है। 3 भाषा का मतलब एक लोकल लैंग्वेज, एक इंग्लिश और एक हिंदी, इसको लेकर विवाद चल रहा है। दक्षिण के कई सारे ऐसे राज्य हैं जो बोलते हैं कि हिंदी को हम पर थोपा जा रहा है। हम हिंदी का विरोध नहीं करते हैं, हम हिंदी भाषा को थोपने का विरोध करते हैं। ऐसा दक्षिण भारत के कई सारे राज्य के नेता जो हैं वो भाषा के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने बच्चों को सवाल दिया था जीएस में, GS2 के दौरान, जो 71 का पुराना ग्रुप चल रहा है उसमें, कि क्षेत्रवाद क्या है, उसके कारणों को लिखिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्षेत्रवाद को बढ़ाने भाषा का एक बहुत ही बड़ा रोल है, भाषा का बहुत ही बड़ा रोल है। कई सारे लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बोलते हुए मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का तात्पर्य है ऐसे लोग जिनका किताबों से नाता नहीं होता है, बस भाषणबाजी करना होता है उनसे, कि भारत में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा में आता है। कई सारे सीरियल मूवियों में भी आप देखेंगे ये दिक्कत होता है, लोगों को बोल देते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। दरअसल में भारत से जब अंग्रेज गए तो भारत के लोगों ने, भारत के जो समय के नेता थे, उन्होंने एक चीज़ सीखा कि देश को एकीकृत करने के लिए हमें एक भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उन्होंने इंग्लिश को देश से ख़त्म नहीं किया। इंग्लिश अभी भी विद्यमान है क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को जोड़ने का काम इंग्लिश ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकती है। क्योंकि भारत में भाषाओं की विविधता की बात करें तो 4000 से ज़्यादा भाषाएँ हैं। संविधान में ही कितनी सारी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। इस भाषा विवाद के कारण से सर्व शिक्षा अभियान और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। भारत सरकार ने फंडिंग रोक दी है, तो जरा उसको भी हम लोग देखेंगे। एक और चीज़ है जो बच्चों को डाउट आ रहा है, मेंस जिनका है उनका है। क्या है डाउट? पढ़ते कम है, बाकी चीज़ों पर बहुत ध्यान रहता है कि मेंस का डेट आगे बढ़ेगा क्या। भाई साहब, बहन जी, आप मुझे एक चीज़ बताओ, बीपीएससी के अलावा भी कोई और जारी करता है क्या डेट शीट? बीपीएससी ने जब डेट शीट जारी करके बोला है कि हम इतने से इतने डेट में आपका मेंस का एग्जामिनेशन लेंगे, अब भी आपको डाउट हो रहा है क्या? जब उसने बोला है तो कुछ सोच समझ कर बोला होगा, आप उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी नहीं है तो आप इस पर लगेंगे कि मेंस का डेट आगे बढ़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उससे पहले अपना मेंस का प्रिपरेशन करिएगा अच्छे से। बीपीएससी ने अगर लिख कर दिया है कि इस डेट को मेंस होगा तो होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। देखिए क्या है टॉपिक। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध करने के कारण तमिलनाडु के समग्र शिक्षा अभियान की निधि में केंद्रीय हिस्सेदारी रोक दी है। तमिलनाडु के समग्र शिक्षा अभियान निधि जो है, फंडिंग जो होता है, फंड जो है, उसमें अपना जो उसका भारत सरकार का 60% का हिस्सेदारी होता है उसको रोक दिया है किसने? तो भारत की सरकार ने।
तमिलनाडु गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विरोध किया था। इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने कदम उठाया है। तमिलनाडु एनईपी का विरोध क्यों कर रहा है? वही चीज़ जो अभी मैंने आपको समझाया कि भाषा नीति का विरोध कर रहा है। एनईपी 2020 से 3 भाषा तमिल, अंग्रेजी और एक और क्षेत्रीय भाषाओं का अनिवार्य किया गया। तमिल, अंग्रेजी और एक और कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप भारत का चुन सकते हैं। क्या इसमें कोई आपत्ति होना चाहिए कि इसमें कोई हिंदी थोपा गया है? मैंने पहले गलती से हिंदी बोल दिया था। तमिल, अंग्रेजी, एक और कोई भी भाषा अपने बच्चों से सिखाओ। क्या आपको और कोई भाषा नहीं आती? मुझे मेरा मैथिली मातृभाषा है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी जानता हूँ थोड़ी बहुत, बांग्ला भी थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। तो ये क्या है? तो ये आपको समझना ही पड़ेगा भाई। भारत की कोई भी रीजनल लैंग्वेज 3 आपको सीखना है। 2 रीजनल लैंग्वेज हो गया, एक तमिल हो गया, एक और कोई हो गया और एक अंग्रेजी हो गया जो पूरे देश स्तर पर चलता है, जिसे तमिलनाडु केंद्र की नीति को अनावश्यक रूप से लागू करने के रूप में देखता है। तमिलनाडु में वर्ष 1968 में से 2 भाषा फार्मूला तमिल और अंग्रेजी लागू है। 1968 से वहाँ पर 2 भाषा की पॉलिसी लागू है। कौन सा? तमिल और अंग्रेजी। क्या एक और कोई भाषा नहीं सीख सकते? वो कन्नड़ ही सीख लें, मलयालम ही सीख लें, मराठी ही सीख लें, भोजपुरी सीख लें, मैथिली सीख लें। राज्य की स्वायत्ता कमजोर करना तमिलनाडु केंद्र द्वारा एनईपी के एक समान कार्यान्वयन के प्रयास को अपनी स्वायत्ता पर अतिक्रमण और सहकारी संघवाद को कमजोर करने वाला मानता है। शिक्षा संवर्ती सूची में है। कौन से सूची में है? शिक्षा संवर्ती सूची में है। पीटी का एग्जाम में पूछ सकते, जिसके लिए लचीलेपन और राज्य स्तरीय अनुकूलनशीलता की आवश्यकता है। तमिलनाडु अपने सामाजिक, भाषाई और आर्थिक संदर्भ के अनुरूप अपनी स्वयं की राज्य शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर रहा है। व्यवहारिक दृष्टिकोण का आह्वान तमिलनाडु का तर्क है कि समग्र शिक्षा और पीएम श्री जैसी केंद्रीय योजनाओं को एनईपी 2020 अलग कर दिया जाना चाहिए। वित्त पोषण नीति अनुपालन के बजाय प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित होना चाहिए। इसमें यह कहा गया है। दरअसल में देखिए, तमिलनाडु का शिक्षा पॉलिसी बिल्कुल ही अलग है। अभी तक आपको पता होना चाहिए कि नीट से पहले वहाँ पर मार्किंग के आधार पर, ग्रेस के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एलोकेशन होता था। एंट्रेंस एग्जाम का उन्होंने झंझट नहीं रखा हुआ था। नीट के जाने के पास भी कई सारे चैलेंजेस शुरू हुए हैं। इसी प्रकार से वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी विरोध कर रहे हैं। ये जो तमिलनाडु की वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी है उससे मेल नहीं खा रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हम पर थोप रही है। हालांकि अतिशयोक्ति है। मैं आपको विशुद्ध रूप से समझाऊं तो भाषा की राजनीति और कुछ नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1986 के 34 वर्ष पुरानी एनईपी की जगह लेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जगह लेगा। प्रमुख प्रावधान क्या है? संरचनात्मक सुधार किया गया है 2020 द्वारा 10+2 प्रणाली के स्थान पर। जैसे हम लोगों ने पहले 10वीं किया, फिर 2 वर्षों का क्या होता है? तो इंटर होता है। उसके बाद फिर 3 या 4 वर्षों का कई सारे लोगों का ग्रेजुएशन होता है। हम लोगों ने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था उस समय अनिवार्य नहीं था 4 वर्षों का, अब तो अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि उस समय भी टेक्निकल डिग्री जो है जैसे बीटेक वगैरह ये 4 साल के ही होते थे। इसके स्थान पर 5+3+3+4 यानी कि 5 ईयर की पहला पढ़ाई, फिर 3 ईयर की, फिर 3 ईयर की, फिर 4 वर्षों की पढ़ाई, इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। शिक्षा को 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया गया है कि आयु के हिसाब से बच्चे किस श्रेणी में पढ़ने चाहिए। 5+3+3+4 अभी क्या है? 10वीं तक का पढ़ाई, फिर 2 साल का इंटर होता है, फिर 4 ईयर का ग्रेजुएशन होता है। अभी तो स्कूल का एजुकेशन का मतलब यही है कि भाई 10+2 है एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का मतलब ये तो कॉलेज की पढ़ाई हो गई, ग्रेजुएशन। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? 5 साल की पढ़ाई, फिर 3 साल की, फिर 3 साल की, फिर 4 साल की। पहले 5वीं तक का, फिर 8वीं तक का, फिर उसके बाद से आगे की पढ़ाई क्लासवार बांट के किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? आधारभूत चरण है पहला 5 साल, आयु 3 से 8, प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 खेल आधारित शिक्षा होगा। प्रारंभिक चरण 3 वर्ष का होगा, कक्षा 3 और 5 औपचारिक शिक्षण पद्धतियों से अवगत कराना। मध्यम स्तर का 3 वर्ष होगा, 6 से 8 में अनुभवात्मक और बहुविषयक यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट का जो आप अध्ययन करते हैं ये 6 से 8 में किया जाएगा। उसके बाद से द्वितीयक चरण 4 वर्ष का होगा, जिसमें 9 से लेकर 12 तक के विषय चयन में लचीलापन रहेगा। आप एक विषय को छोड़कर बीच में स्किप करके दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इस प्रकार का लचीलापन भी इसे प्रदान किया जाएगा। बच्चों को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि इंडस्ट्री के हिसाब से बच्चे तैयार हो सकें और उनके सामने फ्लेक्सिबिलिटी हो, पढ़ाई का कोई प्रेशर ना हो। इस प्रकार की पढ़ाई पर जोर दिया गया है। अनुभवात्मक मतलब क्या है? अनुभवनात्मक। एनईपी 2020 के तहत सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ने के क्रम में इंटर्नशिप, फील्ड विजिट, वास्तविक विश्व की परियोजनाओं के माध्यम से अनुभव पर अधिगम पर बल दिया। मतलब कि अनुभव आधारित चीज़ें, रटा रटाया नहीं। जैसे इस बार के बीपीएससी के पीटी एग्जाम में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछा गया। तो मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे रद्दी चीज़ है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्यों भाई? उसको तो सबने खारिज कर दिया। खारिज किए हुए सिद्धांत बच्चे पढ़ते रहते, रटते रहते। यहाँ पर हमें आज का सिद्धांत पढ़ाओ जो पढ़ना है।
हमें क्या मतलब भाई, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को पढ़ के क्या करेंगे हम। आपको समझना पड़ेगा कि जो वास्तविक अनुभव आधारित एजुकेशन होता है वही सबसे बेस्ट होता है। क्यों आप किसी एक बार किसी रास्ते से चले जाते तो उसको नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपने उसका अनुभव कर लिया है। ठीक है, यानी कि अनुभव आधारित एजुकेशन पॉलिसी जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। इसे सीखने की प्रक्रिया बेहतर करने का डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तकनीकी सक्षम कक्षाओं के माध्यम से सिखाया जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण भी इसका हिस्सा है भाई। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का महत्वपूर्ण पहल है। पीएम श्री योजना है। इसका उद्देश्य 14,500 आदर्श स्कूलों को रोल मॉडल के रूप में विकसित करना है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसका भी विरोध कर रही है कि ये नहीं होना चाहिए। निपुण भारत मिशन, इसे कक्षा 2 तक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करने के क्रम में शुरू किया गया है कि बच्चे कम से कम कक्षा 2 तक अंकों के आधार पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीख जाएं। परख कार्यक्रम क्या है? मूल्यांकन किया जाएगा। निष्ठा कार्यक्रम क्या है? स्कूल प्रमुख और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल है कि स्कूल के जो प्रमुख होंगे, हेडमास्टर वगैरह होंगे या फिर टीचर्स जो होंगे, उनके पूरे राष्ट्र लेवल पर क्या किया जाएगा? मूल्यांकन किया जाएगा, बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। उपलब्धि क्या है? आधारभूत चरण का पाठ्यक्रम, आधारभूत चरण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCFFS के तहत 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के क्रम में जादुई पिटारा किट की शुरुआत किया गया ताकि बच्चे खेल खेल में सीख लें। किट जी गए हैं कभी आप किसी बच्चों को लेकर, जो प्ले स्कूल वगैरह होते छोटे छोटे बच्चों के, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ें होती है। उसी को सरकार गवर्नमेंट स्कूल के स्तर पर भी लागू करना चाहती है। क्षेत्रीय भाषा का समावेशन, जैसे जेड से जेवरा पढ़ते हैं ना आप लोग, बताइए मुझे बिहार के कौन से बच्चे ने जीवन में कभी जेवरा देखा है? जेड से उसको कुछ और पढ़ा दो। ए से आप एप्पल पढ़ा रहे हो, ठीक है, एप्पल देखा है उसने, लेकिन हो सकता है जेड से जेवरा नहीं देखा हो सकता है ना भाई। मैं आपको क्या कह रहा हूं, बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ाने से अच्छा है उनको दिखा दो कि क्या होता है एप्पल, क्या होता है बॉल, क्यों इसको बी से बॉल बोलते हैं। सी से कैट तो उन्होंने देखा होगा, सी से आप कैंटीन कर दो, हो सकता है नहीं देखा हो उन्होंने। आप समझिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूं। क्षेत्रीय भाषा का मतलब केवल भाषा नहीं है, बल्कि आस पड़ोस की जो रीजनल चीज़ें हैं, जो आप उसको अपने एजुकेशन में आप इम्प्लीमेंट करते हो या उसको आप लागू करते हो तो बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। HC वर्मा की फिजिक्स की किताब आती है, HC वर्मा की कॉन्सेप्ट टू बेसिक फिजिक्स, जो 11th-12th में चलती है, दुनिया की सबसे फेमस फिजिक्स की किताब है। 60 लाख से ज़्यादा प्रतियां बिकी हैं उसकी। क्यों ये इतना फेमस है? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना गुरु, वो आस पड़ोस की चीज़ों से होता है। कुआं होता है, बंदर होता है, पेड़ होता है, साइकिल होता है, इस पर आधारित फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। तो इसी प्रकार की चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ कि क्षेत्रीय चीज़ों को जब आप एजुकेशन में शामिल करते हैं तो बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, 105 से अधिक विश्वविद्यालयों ने FYUP को अपनाया है, जो उच्च शिक्षा में बेहतर विकल्प और अधिक अनुकूलन पर केंद्रित है। इसी प्रकार से सभी जगहों पर IIT ने भी दुनिया भर अपनी परिसर खोला है। डिजिटल लर्निंग के लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया गया। कुछ चुनौतियां भी आ रही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 5+3+3+4 को राज्यों का एकीकरण, संरचना के एकीकरण नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि राज्यों का सिलेबस अलग अलग था। सभी राज्य अगर एक साथ इसको अपनाएंगे तब जाके इसका एकीकरण संभव हो पाएगा। लंबित विधान है, कई सारे एक्ट में अभी संशोधन करना बाकी है। एक समान परिवीक्षण का भाव है, एक ही आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जाता। मूल्यांकन का पैरामीटर अलग अलग होने से बच्चों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। समग्र शिक्षा अभियान क्या है? केंद्रीय बजट 18 में प्रस्तुत समग्र शिक्षा का व्यापक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत समान शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इसीलिए इसका नाम है समग्र शिक्षा, यानी कि प्री स्कूल से लेकर के 12th तक का यही तो स्कूल होता है। इसके बाद तो कॉलेज शुरू हो जाता है ना गुरु। तो ये जो प्री स्कूल से लेकर 12th तक का एजुकेशन है, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योजनाओं के एकीकरण, इसमें पहले की 3 योजनाएं शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, यानी कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देना। ये तीनों इसमें किस में शामिल हैं? समग्र शिक्षा अभियान में शामिल हैं। और इसी के तहत जो फंडिंग दी जाती है राज्यों को, उस पर भारत सरकार ने रोक लगा दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उसने विरोध किया था कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम फलाना करेंगे। तो आप देख ही रहे हो क्या क्या किया उन्होंने। क्षेत्रव्यापी विकास का दृष्टिकोण है इसमें। इस अभियान के अंतर्गत खंडित परियोजना आधारित उद्देश्यों का स्थान पर सभी राज्यों, राज्य, जिला और उपजिला सभी जगहों पर इसको लागू करने की योजना बनाई गई है।
सतत विकास लक्ष्य का संरेखन किया गया है। SDG 4.1 में क्या किया गया है, तो भाई शिक्षा की सभी तक पहुंच हो, लैंगिक असमानताओं को समाप्त करते हुए शिक्षा जो है वो सभी तक पहुंच जाए, महिला पुरुष बच्चे बच्चियां सभी तक एजुकेशन पहुंचे, इसको लेकर इसमें बातचीत की गई थी। अगर आपको याद होगा सर्व शिक्षा अभियान हम लोग जब स्कूल में थे तब जाके जब शुरू हुआ था, इस प्रकार का पेंसिल बना होता था, यहाँ पर एक लड़की बैठी होती थी और यहाँ पर एक लड़का बैठा होता था। सांकेतिक रूप से बहुत सारी चीज़ें आपके आस पड़ोस में होती है, आप ध्यान से उसको देखते नहीं हैं। ये क्या है, तो इसी चीज़ का था कि सभी को शिक्षा मिले, सभी तक शिक्षा की पहुँच हो। बहुत पहले इस अभियान को शुरू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान जिसको नाम दिया जाता है। आपने स्कूलों पर देखा होगा, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय पर ये लगाया हुआ रहता है, हमारे स्कूल पर भी ये लगा हुआ रहता था, सरकारी स्कूल में। तो अब जाके इसका मतलब समझ में आता है कि लड़का लड़की दोनों को इसीलिए बिठाया गया था पेंसिल पर कि भाई दोनों मायने रखता है, दोनों का एजुकेशन मायने रखता है। तो समझिएगा इस दृष्टिकोण से। ओके, समाधान क्या करना चाहिए, समाधान ये करना चाहिए कि राज्यों के कंसर्न अगर हैं, अगर और भी कोई राज्य इस प्रकार कंसर्न उठाता है तो उससे बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। देश के एजुकेशन को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए राजनीति के कारण से, यही इसका समाधान हो सकता है। और तो कुछ समाधान अभी है दिख नहीं रहा है आपको। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए, नक्शा कार्यक्रम को अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। नक्शा कार्यक्रम क्या है भाई, इसको कुछ दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान जी, कौन है, कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी उनके पास में है, तो वो उन्होंने ही मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की थी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के रायसेन में शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण के नक्शे कार्यक्रम की शुरुआत की है। शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, अमीन आएगा, ज़मीन नापेगा कि भाई कितना ज़मीन है, सरकार का कितना है, किसका कितना है, और उस ज़मीन के हिसाब से उसको क्या कर दिया जाएगा, डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, जिससे विवाद ही खत्म, सारा झंझट ही खत्म सारा का सारा। नक्शा कार्यक्रम के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में क्या है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम DIL-RMP के तहत नक्शा, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, यानी कि शहरी क्षेत्र जो हैं उनमें हमें क्या करना है, लैंड का सर्वे करना है, जिससे शहरी क्षेत्र के विवाद खत्म हो जाए ज़मीनी स्तर के। इस पहल के अंतर्गत 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट 152 शहरों में चल रहा है, जिनमें मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगर शामिल हैं, आप इनको देख सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना, सटीक भू-स्थानिक डेटा पर आधारित एक व्यापक भूमि प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना। भू-स्थानिक डेटा मतलब इसको हम क्या कर देंगे, तो डिजिटलाइज कर देंगे कि चीज़ों को लेकर विवाद खत्म हो जाएगा। नक्शा हम डिजिटलाइज कर देंगे और जियो टैगिंग कर देंगे उस ज़मीन का संपत्ति के मालिक के नाम के साथ में, जिससे क्या हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये ज़मीन इस मालिक का है, उसको लेकर फिर विवाद उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार का एक कार्यक्रम ग्रामीण भारत के लिए भी चला, मैंने पढ़ाया भी था आपको, अगर नाम याद हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। नागरिकों को सशक्त बनाएगी, उनके जीवन को सुगम बनाएगी, शहरी नियोजन में सुधार लाने में सहायक होगी। ये भूमि संबंधी विवादों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। IT आधारित संपत्ति रिकॉर्ड प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता, सतत विकास को बढ़ावा देगी। अगर बिहार में आप रहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आपका अगर कोई ज़मीन होगा तो उसका खतना नंबर होता है, आपने सुना होगा, और उसको अगर आप डालेंगे तो ऑनलाइन आपको भू का नक्शा मिल सकता है, ज़मीन का नक्शा आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, केंद्र सरकार ने 21 अगस्त 2008 को देश में भूमि अभिलेख प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दी थी, जिसे वर्ष 2016 में पुनः आरंभ किया गया। इसका नाम बदलकर डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कर दिया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये 100% इसका फंडिंग कौन करता है, तो केंद्र सरकार कर रही है। अद्यतन भूमि अभिलेख संचालित स्वचालित उत्परिवर्तन, पाठ्य और स्थानिक अभिलेखों के बीच एकीकरण, राजस्व और पंजीकरण के बीच अंतर संयोजन, वर्तमान विलेख पंजीकरण, ये सब कुछ करना है। इसका उद्देश्य क्या था कि ज़मीन से जुड़े हुए जो भी कुछ होता है उन सभी को हम डिजिटलाइज करेंगे। जैसे आधार के माध्यम से आपके ID को डिजिटलाइज किया गया, फिर हम हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसी प्रकार से भूमि अभिलेखों को भी हम डिजिटलाइज कर देंगे, जिससे कहीं पर भी बैठ के आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे कोर्ट केस वगैरह भी कम हो जाएंगे, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण एरिया में विवाद इसी को लेकर होता है। तो आज 2 ही टॉपिक मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। तो इसके अलावा एक सर्वे है गुरु NSO का, देखिए इसका क्या नाम है, इसको मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा क्योंकि काफ़ी डिटेल है और इसको स्थिरता से मुझे पढ़ाना है आपको, क्योंकि पूछा जाएगा। समय उपयोग सर्वेक्षण, टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे करके है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्वे है और भारत सरकार का सर्वे है, इसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। ओके, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया। कुछ तो सीखा होगा आपने, समग्र शिक्षा अभियान सीखा है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सीखा है आपने, नक्शा कार्यक्रम को समझा है आपने। नक्शा कार्यक्रम हो सकता है मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ले या प्रीलिम एग्जाम में पूछ ले। पिछली बार भी इस प्रकार के एक योजना से 69 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।